Hello class 11 students, welcome to the Dabhan Learners channel. So this is the last part of today's microeconomics class 11 chapter 1 introduction. तो अब तक हमने डील किया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन की अगली जो हमारी बेस्ट चॉइस होती है वो होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व PPC या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF। सो लेट्स बिगिन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहो या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहो, दोनों एक ही बात है। चाहे PPF हो या PPC हो, दोनों एक ही बात है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व भी कह सकते हो आप, refers to graphical representation of possible combinations of two goods that can be produced with given resources and technology। डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? उन टू गुड्स की जो बने हैं विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो भी दो गुड बने हैं उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो सर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का क्या मीनिंग है? पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का मीनिंग ये है कि जैसे मैंने आपको अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था कि हमें एक चीज़ को सैक्रिफाइस करने के लिए दूसरी चीज़ गेन करनी पड़ती है। मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको अभी एक एग्जांपल दिया था फार्मर वाला कि फार्मर के पास x हेक्टेयर है और उसे 40 kg राइस बनाना है या 30 kg वीट बनाना है और उसने 40 kg राइस चुना। इसका मतलब उसने 30 kg वीट सैक्रिफाइस कर दिया। और क्यों सैक्रिफाइस किया? ताकि वो 40 kg का राइस गेन कर सके, उसे उगा सके। तो इसलिए वो यही कह रहा है कि जो दो गुड्स हैं ना वो जो प्रोड्यूस होते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं PPC प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर PPF। अब आप एक कर्व बना रहे हो तो उसके कुछ एजम्पशंस भी होंगे, क्योंकि आपको ही पता है कि अब अगर हम एजम्पशंस नहीं लेंगे माइंड में तो आपको पता नहीं चलेगा कि एक चीज़ का इफ़ेक्ट दूसरी चीज़ पर सिर्फ उसी फैक्टर की वजह से पड़ रहा है या और भी फैक्टर्स हैं मार्केट में। क्योंकि अगर आप एक फैक्टर का इफ़ेक्ट पढ़ रहे हो कि एक फैक्टर का इफ़ेक्ट, लाइक मैं एक कॉन्सेप्ट ले लेता हूँ x। आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो x और x के 6 फैक्टर हैं। अब उसमें से आपको 1 बाय 1 सारे फैक्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं कि एक फैक्टर का इफ़ेक्ट x पे क्या पड़ता है। तो जब आप पहला फैक्टर पढ़ोगे तो आपको जो सेकंड फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है, फोर्थ फैक्टर है, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जितने भी फैक्टर है ये आपको कांस्टेंट रखने पड़ेंगे। तभी आप पता लगा पाओगे कि फर्स्ट फैक्टर का इफ़ेक्ट x पे क्या बना या पड़ा। क्योंकि अगर आप ये सारे फैक्टर्स को भी माइंड में लेके चलोगे जब आप फर्स्ट फैक्टर पढ़ रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा इफ़ेक्ट की वजह से x पे फ़र्क पड़ रहा है। तो जब आप एक इफ़ेक्ट पढ़ रहे हो तो बाकी सारे इफ़ेक्ट कांस्टेंट रखने पड़ते हैं। ऐसे ही PPF में भी और बाकी पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एजम्पशंस होते हैं कि जब हम एक फैक्टर पढ़ते हैं तो सारे दूसरे फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को हम कांस्टेंट रख देते हैं ताकि हम एक फैक्टर को अच्छे से समझ पाएँ। तो अब हम एजम्पशंस देखते हैं। फर्स्ट एजम्पशन इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन इकोनॉमी इज़ फिक्स्ड। रिसोर्सेज की अमाउंट इकोनॉमी में फिक्स्ड है। आपको ही पता है हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, बट दीज रिसोर्सेज कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन यूज़ टू अनदर। बट ये जो रिसोर्सेज हैं ये एक यूज़ के बजाय दूसरे यूजेस में भी काम आ सकते हैं। आपको पता है रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस, ये भी हमने पढ़ा था। तो ये एजम्पशन है पहला। सेकेंड एजम्पशन, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज ओनली टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस। कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चन उठा होगा कि सर PPC में सिर्फ 2 ही गुड्स बनते हैं क्योंकि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लिखा था। तो हाँ, ये हम एज्यूम करते हैं कि सिर्फ 2 ही गुड्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज, ये एजम्पशन है। ओके। थर्ड इज़ द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। रिसोर्सेज को पूरे अच्छे तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज करना है, ये इसका थर्ड एजम्पशन है।
Fourth assumption, resources are not equally efficient in production of all products. जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. सारे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है. कुछ कम एफिशिएंट है तो कुछ ज़्यादा एफिशिएंट है. सो व्हेन रिसोर्सेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर, देयर प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज. अब आपको रिसोर्सेज का ना छोड़ के आपको एक ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जांपल देता हूँ. ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब आपके एम्प्लॉयज़ कह सकते हो आप. अब एक एम्प्लॉई है, उसको सिर्फ प्रोडक्शन का काम आता है, लेकिन आप उसे प्रोडक्शन के काम से हटा के मार्केटिंग में भेज दोगे या कोई और सेल्स के काम में भेज दोगे कि हमारा प्रोडक्ट को बेच के या सर्विस दे या मार्केटिंग कर. तो डू यू थिंक कि वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएगा? इतने सालों से उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन में अपना काम किया. द आंसर इज़ नो. ऐसे ही रिसोर्सेज जो है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स. इक्वली एफिशिएंट तो है नहीं रिसोर्सेज के सारे काम में वो इक्वली एफिशिएंट है. जैसे उस एम्प्लॉय की तरह कि वो उसे प्रोडक्शन भी आता है, मार्केटिंग भी आता है, उसे भी नहीं आता था, वो भी इक्वली एफिशिएंट नहीं था सारे डिपार्टमेंट में. तो ऐसे ये रिसोर्सेज भी नहीं है. सो जब ये रिसोर्सेज जिस काम के लिए बने होते हैं फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन गुड, जिसके प्रोडक्शन के लिए ये बने हैं, उसमें ना यूज़ होने के बजाय ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड. दूसरे गुड के प्रोडक्शन का बनाने के लिए ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो क्या डोंट यू थिंक उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी जैसे उस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी? ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी. फिफ्थ एजम्पशन बड़ा बेसिक है कि लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आपको कांस्टेंट रखना है, कि कोई टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं है, कांस्टेंट है. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. अब आपको ये शेड्यूल एग्ज़ाम में बनाने को आ सकता है, क्योंकि कई बार ये पूरा 6 मार्क का क्वेश्चन आता है और उसमें टीचर शेड्यूल एज वेल एज कर्व बना के पूछ लेती है. ओके, तो आपको शेड्यूल थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा. तो देखते हैं. वैसे बहुत इजी कर्व है, शेड्यूल और कर्व दोनों ही बहुत इजी हैं. सबसे पहले तो हमने 5 कॉलम्स बनाए हैं पॉसिबिलिटी के, गन्स के, बटर के, एमओसी और एमआरटी. एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं पता, वो अभी हम डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. एमआरटी भी अभी हम डिस्कस करेंगे. जो जानने वाली बात अभी यहाँ है वो है कि आपका जो गन्स है वो है गुड 1 और बटर जो है वो आपका है गुड 2, क्योंकि हमने अभी अभी असम्पशन पढ़ा कि ओनली 2 गुड्स आर प्रोड्यूस, सिर्फ 2 ही गुड्स प्रोड्यूस होते हैं. तो देखो इसमें लिखा है, ये शेड्यूल है कि जब आपकी 21 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस होगी, जब आप 21 गन्स प्रोड्यूस करोगे तो आपके 0 बटर प्रोड्यूस होंगे. 0 बटर क्यों प्रोड्यूस होंगे? क्योंकि स्टूडेंट्स रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं. आपको यही लिखना है कि जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होती है. हमने यही पढ़ा था कि हर किसी का यूज़ देखना होता है. अगर आपने अपने सारे रिसोर्सेज गन्स को बनाने में रख दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 यूनिट्स ऑफ गन्स बनेगी और 0 यूनिट्स ऑफ बटर. आपने इसमें पढ़ा होगा, जैसे कि नाम में ही देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, तो ये पॉसिबिलिटी ही है. ये सारी जो है पॉसिबिलिटीज़ ही है, क्योंकि जनरली कोई भी इकॉनमी सारी गन्स बना दे और बटर बना दे, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना. तो ये पॉसिबिलिटीज़ ही हैं कि अगर एक चीज़ पूरी बना दो दूसरी चीज़ ना बनाओ तो दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशन. डेफिनेशन में भी लिखा हुआ था पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स. बी पॉसिबिलिटी है कि जब आप 20 गन्स बनाओ तो 1 बटर बन जाएगा. फिर आप सी पॉसिबिलिटी देखोगे तो 18 गन्स बन रही है तो 2 बटर्स बन रहे हैं. फिर 15 गन्स तो 3 बटर्स, 11 देन 4, 6 देन 5, और लास्ट में देखो जब आपकी 0 गन्स आपने बनाई नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, मैक्सिमम ऑफ 6 यूनिट्स ऑफ बटर प्रोड्यूस हुई. और जब आपने 0 यूनिट्स ऑफ बटर बनाया तो मैक्सिमम 21 यूनिट्स ऑफ गन्स प्रोड्यूस हुई. ओके, तो एमओसी अभी मैं आपको बता देता हूँ डेफिनेशन फर्स्ट, फिर उसके बाद एमओसी आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा. सो यहाँ देखते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब तक हमें पता है. तो एमओसी क्या होता है? इसे हम एमओसी भी कहते हैं, एमओसी. तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी sacrifice to gain an additional unit of another commodity.
MOC क्या होता है कि जितनी हम नंबर ऑफ़ यूनिट सैक्रिफाइस कर रहे हैं ना, ताकि हम दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को गेन कर पाएँ। क्यों हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक कमोडिटी की यूनिट्स को और फिर दूसरी यूनिट्स की कमोडिटी को गेन कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स फिर वही बात कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उस लिमिटेड रिसोर्सेज में से ही हमें सारे गुड्स बनाने हैं। अब सारे गुड्स बनाने के लिए अगर एक गुड ज़्यादा बन गया है तो हमें उसका प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, हमें उसकी यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ताकि हम दूसरे का प्रोडक्शन बढ़ा सकें, ताकि हम दूसरे की नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बढ़ा सकें। तो यहाँ पे वही हुआ, जैसे हमने गन्स की यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया या कम किया तो बटर की यूनिट्स अपने आप बढ़ने लग गई और इंक्रीज़ होने लग गई, गेन होने लग गई। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ़ यूनिट सैक्रिफाइस किया किसका? गन्स का, ताकि हम बटर की एडिशनल यूनिट को गेन कर पाए। इन केस ऑफ PPF MOC इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग। PPF के केस में जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा इंक्रीज़ करती है, मतलब that is more and more units of a commodity have to be sacrificed to gain an additional unit of another commodity। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स, एक कमोडिटी की ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स सैक्रिफाइस होती हैं ताकि हम दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को गेन कर पाएँ। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। वापस हम इस शेड्यूल पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने देखा MOC अब हमने पढ़ चुका है कि नंबर ऑफ़ यूनिट सैक्रिफाइस्ड होता है ताकि हम दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को गेन कर पाएँ। तो MOC मतलब जितनी यूनिट सैक्रिफाइस करिए। बटर तो देखो अब इसमें तो बटर गेन हो रहा है, बढ़ ही रहा है बटर तो गेन वाले से तो हमें मतलब है नहीं, हमें किससे मतलब है? सैक्रिफाइस वाले से। तो देखो यहाँ पे 21 यूनिट्स बनाई है। अब 21 यूनिट्स बनाई हैं तो सैक्रिफाइस कितनी करी है नहीं पता, तो यहाँ पे हम डैश डाल देंगे क्योंकि हमें नहीं पता। 21 से जब हम 20 पे आ गए तो 0 से 1 यूनिट ऑफ बटर प्रोड्यूस हो गई। जब हमने 21 यूनिट्स ऑफ गन्स बनाई थी तो बटर हमारे पास 0 यूनिट्स थे, पर अब हमने क्या किया 21 से 20 यूनिट्स पे हम शिफ्ट हो गए तो हमारे पास 1 यूनिट ऑफ बटर बन गई। तो कितना हमने सैक्रिफाइस किया? 1 यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस किया। फिर हमने 20 यूनिट्स ऑफ गन से 18 यूनिट्स ऑफ गन्स पर आ गए, फिर हमने 1 यूनिट ऑफ बटर बढ़ा भी दी। तो 20 से हम 18 पर आ गए तो कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 2 यूनिट्स। फिर हम 18 से 15 पर आ गए, फिर यहाँ बटर कितनी यूनिट से बढ़ गया? 1 यूनिट से 3 यूनिट्स बन गया बटर। तो यहाँ पे 3 यूनिट्स हमने सैक्रिफाइस करी तो MOC हमारा हो गया 3। 15 से 11 पर आ गए, 4 यूनिट सैक्रिफाइस करी तो 4 हो गया हमारा MOC। 11 से 6 पर आ गए, कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 5 यूनिट्स। ये देखो मैं सैक्रिफाइस निकाल कैसे रहा हूँ, आई एम जस्ट सब्ट्रैक्टिंग इट। 21 माइनस 21, 20 माइनस 18 2, 18 माइनस 15 3, 15 माइनस 11 4 एंड देन 11 माइनस 6 5। अब 6 यूनिट्स गन्स थी, अब मैंने 0 यूनिट्स कर दी गन्स की, तो कितने यूनिट मैंने सैक्रिफाइस कर दिया? 6। MOC हो गया हमारा 6 माइनस 0 6। आपको ये शेड्यूल पेपर में एग्ज़ाम में याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, इनका टोटल करना है। इनका जब आप टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 21 और 21 को यहाँ उठा के रख दो ए पॉसिबिलिटी में। फिर 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 2 18, 18 माइनस 3 15, इसमें से बस माइनस करते रहना। जो ये अमाउंट है इसको इससे माइनस कर देना। 21 माइनस 1 20, फिर 20 माइनस 2 18, फिर 18 माइनस 3 15, फिर 15 माइनस 4 11। आपको ऐसे करना है तो आपका पूरा शेड्यूल बन जाएगा। ओके सर, गन्स भी हो गया, बटर भी हो गया, MOC भी हो गया और पॉसिबिलिटी भी हो गया कि डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के हमने नाम दे रखे हैं ताकि हम कर्व पे लोकेट कर पाएँ। पर MRT क्या है? MRT नहीं पता, तो चलो एक बार MRT देखते हैं, फिर आपको मैं फाइनल फिल्म मतलब फाइनल मूवी कर्व दिखाऊंगा। चलो, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है आपका MRT। MRT होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। So marginal rate of transformation is the ratio of number of units of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। मतलब जैसे कि MOC आपका क्या था? MOC सिर्फ नंबर था कि जितनी यूनिट्स आपने सैक्रिफाइस करी है वो नंबर क्या था? MOC। लेकिन MRT क्या है? रेशियो है। किसका रेशियो? नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस
टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। इसका फॉर्मूला भी है कि MRT क्या है, यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन्ड। ओके, और MOC क्या था, सिर्फ यूनिट सैक्रिफाइस्ड। तो इसमें आपको रेशियो निकालना है MRT का। MRT इज़ अ रेशियो। अब इसमें देखते हैं हम, MRT का रेशियो है चेंज इन गन्स अपॉन चेंज इन बटर। हमने क्या पढ़ा था MRT का फॉर्मूला, यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन्ड। अब यूनिट सैक्रिफाइस हमने इधर क्या किया है, गन्स या बटर, गन्स, दैट्स वाई गन्स न्यूमरेटर पे लिखा हुआ है, एंड बटर हमने गेन किया था, दैट्स वाई बटर हमने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अब देखो सिंपल, जैसे कि MOC 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड है ना। और जैसे जैसे हमने सैक्रिफाइस किया, जैसे 21 से हम 20 पे आ गए तो हमने 1 यूनिट सैक्रिफाइस किया, तो 1 यूनिट यहाँ पे गेन भी किया, तो 1:1। MRT यही तो होता है, रेशियो 1 गन इज टू 1 बटर, क्योंकि 1 ही सैक्रिफाइस किया था और 1 यूनिट ही गेन कर दिया। फिर इस पे चलते हैं, यहाँ पे भी जो फर्स्ट डैश होगा वो फर्स्ट पॉसिबिलिटी का जो MRT होगा वो डैश होगा, क्योंकि उसके ऊपर वाला कोई पॉइंट नहीं है, तो हम बता नहीं सकते कि क्या सैक्रिफाइस किया क्या गेन किया। सेकंड पॉइंट से हम बताते हैं, MOC और MRT फर्स्ट पॉसिबिलिटी पे डैश होता है। 20 से जब हम 18 यूनिट्स पर आते हैं तो हमने कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी, 2, और जबकि बटर कितनी यूनिट से गेन किया, 1, बिकॉज हम डेल्टा, अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो डेल्टा मीन्स होता है चेंज इन, और चेंज इन में हम हमेशा माइनस करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी हमने माइनस किया है, 21 - 21 और 1 - 0 1, दैट्स वाई 1:1 आया। फिर 20 - 18 2 और 2 - 1 1, तो तब यहाँ पे 2:1 आया। फिर 18 - 15 3 और यहाँ पे 3 - 2 इज़ 1, सो यहाँ पे 3:1 आया। तो देन 15 - 11 4 और 4 - 3 1, सो यहाँ पे 4:1 आया। ऐसे ही ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, MRT जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि MRT इज़ अ रेशियो सैक्रिफाइस अपॉन गेन का, और MOC क्या है, नंबर ऑफ यूनिट सैक्रिफाइस्ड। तो अगर आपको पॉसिबिलिटी समझ आ गई है देन आई विल मूव अहेड। सो देखते हैं अब अपना PPC कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यही है। देखो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है गुड विच इज़ गेन्ड, और वाई एक्सिस पे हमने लिया है वो गुड जो हमने सैक्रिफाइस किया है। अब हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले ली है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं, हम उन्हें पॉइंट्स की फॉर्म में लोकेट करेंगे। जैसे हम नॉर्मल मैथ्स में ग्राफ बनाते हो कि 21 यूनिट्स ऑफ गन्स बनी तो 0 यूनिट्स ऑफ बटर, तो 21,0 यहाँ। फिर 18 यूनिट्स ऑफ गन्स बनी तो 1 यूनिट ऑफ बटर बना, सॉरी 20 यूनिट्स ऑफ गन्स बनी तो 1 यूनिट ऑफ बटर बना। सो मैंने 20 और 1 यूनिट ऑफ बटर पे लोकेट कर दिया। फिर 18 यूनिट्स ऑफ गन्स बनी और 2 यूनिट्स ऑफ बटर्स बना। फिर 3 यूनिट्स ऑफ गन्स तो 15 यूनिट्स ऑफ बटर। फिर 4 यूनिट्स ऑफ गन्स तो 4 यूनिट्स ऑफ बटर तो 11 यूनिट्स ऑफ गन्स। तो ऐसे करके मैंने पूरा पॉसिबिलिटी कर्व बना दिया, PPC बना दिया। तो इसके बाद मैंने दो चीज़ें नोटिस करी हैं, इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो नोटिस करें हैं। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PPF का पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। PPF शोज ऑल द मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये बात हमें ही पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को बताता है ये दो गुड जो कि प्रोड्यूस हो सकते हैं विद द अवेलेबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। इन सच केस more of one good can be produced only by taking resources away from production of the another good। ये बात अभी मैंने आपको बताई कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो है हमारे पास लिमिटेड। अब जब लिमिटेड रिसोर्सेज में से मैं आधा आधा शेयर दे दूं कि आधे रिसोर्सेज जाएंगे गन्स के प्रोडक्शन में, आधे रिसोर्सेज जाएंगे बटर्स के प्रोडक्शन में, तो जब मैंने आधे आधे रिसोर्सेज कर दिए तो दोनों इक्वली प्रोड्यूस होंगे। लेकिन PPF जो है वो स्लोप करता है डाउनवर्ड। PPF क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इस केस में क्या होता है कि एक गुड का जब प्रोडक्शन होता है ना,
प्रोडक्शन मीनिंग एक गुड का जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम यूनिट में, अगर एक गुड का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं दूसरे गुड के प्रोडक्शन के लिए जो मैंने रिसोर्सेज बनाए थे वो हटा दूं और पहले गुड के प्रोडक्शन में ही उसे इन्वॉल्व कर दूं। मतलब अगर मेरे पास x यूनिट के रिसोर्सेज हैं, चलो x नहीं, इसे 100 यूनिट्स मान लेते हैं, मेरे पास 100 यूनिट्स के रिसोर्सेज हैं। अब अगर मैं इसमें 50 यूनिट्स गन्स के लिए बना के रख दूं और 50 यूनिट्स बटर के लिए, तो इक्वली प्रोडक्शन होगा। लेकिन अब अगर इनमें से मैं बटर के जो रिसोर्सेज हैं थोड़े बहुत इसे दे दूं, तो ये 70 कर दूं और ये 30 हो जाएगा फिर, है ना। अब ये जो रिसोर्सेज हैं, जो गन्स के प्रोडक्शन में अब रिसोर्सेज गए हैं वो हो गए 70, और जो बटर के प्रोडक्शन में जो रिसोर्सेज गए हैं वो हो गए अब 30। तो इसका मतलब क्या है, देन गन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि गन्स के लिए अब रिसोर्सेज ज़्यादा लग रहे हैं, बटर के लिए कम लग रहे हैं। इसकी वजह से बटर का प्रोडक्शन कम हो पा रहा है और गन्स का ज़्यादा हो पा रहा है। तो इसी की वजह से एक गुड का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो तभी ज़्यादा हो पाता है, एक गुड की ज़्यादा यूनिट्स तभी प्रोड्यूस हो पाती हैं जब हम दूसरे गुड का प्रोडक्शन करने के लिए हम पहले गुड के रिसोर्सेज ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बटर के रिसोर्सेज कम कर दिए थे और वो गन्स में इन्वॉल्व कर दिए थे। तो ये कब हो पाया, जब मैंने एक गुड के रिसोर्सेज उठा के दूसरे गुड में इन्वेस्ट कर दिए कि अब तुम इस गुड के प्रोडक्शन में जाना। तो एक गुड की हाई प्रोडक्शन तभी हो सकती है जब दूसरे के रिसोर्सेज भी पहले गुड के प्रोडक्शन में ही इन्वेस्ट हो जाएं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। सेकेंड पॉइंट इज PPF इज कनकेव शेप्ड। PPF is concave shaped because of increasing MOC, increasing marginal opportunity cost होती है, इसकी वजह से ही PPF concave shaped होता है। Meaning that is more and more units of a commodity are sacrificed to gain an additional unit of another commodity। मतलब हमें एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड के प्रोडक्शन को कम करना पड़ता है, वो भी बहुत तेज़ी से। जैसे कि आप अभी समझ सकते हो कि बटर में जैसा कि बटर का प्रोडक्शन हुआ तो वो एक एक यूनिट से बढ़ रहा था। वो एक एक यूनिट से इसलिए बढ़ रहा था क्योंकि हम धीरे धीरे जो गन्स की जो यूनिट्स थी हम उसे बहुत तेज़ी से कम कर रहे थे। पहले हम 21 से 20 गए तो यहाँ पे 1 यूनिट का हमने सैक्रिफाइस किया, फिर हमने 2 यूनिट्स का सैक्रिफाइस किया, 3 यूनिट्स का। तो ऐसे ही करते करते हमने बहुत यूनिट्स का सैक्रिफाइस किया था, तब जाके 1 यूनिट ऑफ बटर गेन हो रही थी। तो इसकी वजह से ही मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी हमें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है ताकि हम एक एडिशनल यूनिट 1 यूनिट गेन कर पाए दूसरी कमोडिटी की, और यहाँ पे दूसरी कमोडिटी तो बटर है। ओके, ड्यू टू इंक्रीजिंग MOC PPC बिकम्स मोर एंड मोर स्टीप। इंक्रीजिंग MOC की वजह से क्या होता है, PPC जो है वो स्टीप बनता जाता है, एक स्टीपर कर्व हो जाता है। टेक्निकली अ कर्व विद एन आउटवर्ड बेंड इज कनकेव टू द ओरिजिन। और आप ये भी कह सकते हो कि जो कर्व आउटवर्ड बेंड होता है, आउटवर्ड बेंड जैसा कि हमारा PPC है, तो वो क्या होता है, कनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन से कनकेव शेप्ड होता है। तो ये थे इसके दो कैरेक्टरिस्टिक। एक तो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि एक गुड का प्रोडक्शन तभी ज़्यादा हो सकता है जब हम दूसरे गुड के प्रोडक्शन में जितने रिसोर्सेज आने वाले थे वो भी पहले गुड के प्रोडक्शन में इन्वेस्ट कर दें। और कॉन्केव शेप्ड होता है, क्यों होता है, इंक्रीजिंग MOC, मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ती है ताकि हम दूसरी कमोडिटी की यूनिट्स को गेन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेदर इकोनॉमी विल ऑलवेज ऑपरेट ऑन PPF। क्या इकोनॉमी PPF पर ही ऑपरेट करती है? द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन हाउ वेल द रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी आर यूज्ड। वो ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है, जो ऑपरेशन जिस पॉइंट पे इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है ना, उसका एग्जैक्ट पॉइंट उस पर डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से जो हमारी इकोनॉमी के रिसोर्सेज है वो यूज़ हो रहे हैं। इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन PPF एंड रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। वो ये कह रहा है कि इकोनॉमी जो है वो PPF के ही एक पॉइंट पे ऑपरेट करेगी, लेकिन तब जब रिसोर्सेज फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे। और इकोनॉमी विल ऑपरेट इनसाइड PPF व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। और इकोनॉमी जो है वो PPF के अंदर लाए करेगा
मतलब इकोनॉमी जो है पीपीएफ के अंदर एक पॉइंट पे ऑपरेट करेगी जब रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे, मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे होंगे। इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड आउटसाइड पीपीएफ एज इट इज़ अनअटेनेबल विद द अवेलेबल प्रोडक्टिव कैपेसिटी। हमें पता है कि रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे पास लिमिटेड है और ऊपर से जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास कांस्टेंट ही है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमारे पास ना रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, तो क्या आपको लगता है कि हम ज़्यादा रिसोर्सेज भी उतनी है और टेक्नोलॉजी भी उतनी है फिर भी हम ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं? लाइक आपकी एक कार है, उसकी 240 स्पीड है और मैं आपसे कहूँ 260 पे चलाओ, तो आप चला पाओगे? ऑब्वियसली नॉट, इट इज़ अनअटेनेबल, अटेन ही नहीं कर सकते हम उस स्पीड को। तो ऐसे ही यहाँ पे जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है तो हम ज़रूरत से ज़्यादा कैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं जब हमारे पास बनाने का सामान ही नहीं है? तो एज इट इज़ अनअटेनेबल। इकोनॉमी कैन ईदर ऑपरेट ऑन पीपीएफ और इनसाइड पीपीएफ नोन एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इकोनॉमी या तो पीपीएफ के ऊपर किसी पॉइंट पे ऑपरेट करेगी या पीपीएफ के अंदर ऑपरेट करेगी, तो उसे कहेंगे अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल कॉम्बिनेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि उन पॉइंट्स को हम अटेन कर सकते हैं, जबकि इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट आउटसाइड पीपीएफ नोन एज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। पर इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट नहीं करेगी आउटसाइड पीपीएफ क्योंकि वो एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी दिस फिगर। जब इकोनॉमी पीपीएफ पर ऑपरेट करेगी, चाहे वो पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी कोई भी पॉइंट हो, अगर वो इकोनॉमी इस पीपीएफ वाली लाइन पर ऑपरेट करेगी तो इसका मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं। पर अगर इकोनॉमी जो है वो एच पॉइंट पर ऑपरेट करती है, एच पॉइंट हेयर इट इज़, एच पॉइंट पर ऑपरेट करती है, इसका मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं। और जे पॉइंट पे अगर ऑपरेट नहीं कर सकती इकोनॉमी क्योंकि ये एक अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मतलब जब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी ही हमारे पास कम यहीं तक मतलब हमारे पास रिसोर्सेज इतने ही है कि हम बस पीपीएफ वाली लाइन तक ही ऑपरेट कर सकते हैं, तो हम रिसोर्सेज को बढ़ाकर जे तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये अनअटेनेबल है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जब हमारे पास रिसोर्सेज ही लिमिटेड है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ए से लेके जी पॉइंट वाली लाइन तक पहुंच सकते, इससे आगे नहीं पहुंच सकते। सो इट इज़ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। तो अब हम अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन आपको समझ आ गया, तो अब हम एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेयर इट इज़ अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इट रेफर्स टू दोज कॉम्बिनेशन एट विच द इकोनॉमी कैन ऑपरेट। ये उन कॉम्बिनेशंस को रेफ़र कर रहा है जिस पे इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है। जैसा कि हमने कहा था कि पीपीएफ पर इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है या उसके अंदर कोई पॉइंट पे इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है ना। तो ये ऐसे कॉम्बिनेशन है जिस पे इकोनॉमी ऑपरेट कर सकती है, चाहे रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो या ना हो, लेकिन इकोनॉमी ऑपरेट तो कर सकती है। देयर कैन बी टू अटेनेबल ऑप्शन, दो अटेनेबल ऑप्शंस होते हैं। ए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, व्हेन रिसोर्सेज आर यूज्ड इन बेस्ट पॉसिबल मैनर इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन पीपीएफ। उसने वही बात कही है, अगर आप रिसोर्सेज को फुल्ली एफिशिएंटली और अच्छे से यूटिलाइज करोगे तो इकोनॉमी पीपीएफ पर ही ऑपरेट करेगी। Inefficient utilization of resources, the actual production can fall short of its capabilities if there is wastage or inefficient utilization of resources। तो वो ये कह रहा है कि आपका जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, जितना प्रोडक्शन कर सकते हो वो कम हो सकता है आपकी कैपेबिलिटीज़ से। मतलब आपकी कैपेबिलिटी अगर 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है तो आप 50 तक भी आ सकते हो। कब आ सकते हो 50 यूनिट्स तक? जब आपका वेस्टेज हो या इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, या रिसोर्सेज इनएफिशिएंटली यूटिलाइज हो या उनका वेस्टेज हो, तब आप 100 यूनिट के प्रोडक्शन से 50 यूनिट्स के प्रोडक्शन पे डायरेक्टली गिर सकते हो। देन इकोनॉमी विल ऑपरेट एट एनी पॉइंट इनसाइड पीपीएफ। तो पीपीएफ के अंदर कोई भी पॉइंट होगा, जैसा कि मैंने आपको एच पॉइंट दिखाया था, तो आप उसके आसपास ही ऑपरेट करोगे या कहीं भी पीपीएफ के अंदर ही ऑपरेट करोगे। लेकिन अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन देखते हैं। विद द गिवन अमाउंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज है सिर्फ उसी सेम अमाउंट के, सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन मोर देन द गिवन पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो इम्पॉसिबल होगा इकोनॉमी के लिए कि कोई भी कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करो मोर देन द गिवन पॉसिबल कॉम्बिनेशन। लाइक मेरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही 200 यूनिट्स है,
अगर मेरे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 यूनिट्स बना सकता हूँ, पर मेरे लिए फिर इम्पॉसिबल है ना कि मैं 240 यूनिट्स प्रोड्यूस करूँ। तो वो यही कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन मोर देन द गिवन पॉसिबल कॉम्बिनेशन। वो ये कह रहा है कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा कोई भी कॉम्बिनेशन बनाना या पॉसिबल कॉम्बिनेशन से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बनाना इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल होगा। कॉम्बिनेशन का मतलब यूनिट समझ सकते हो, मतलब पॉसिबल यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बनाना इकोनॉमी के बस की नहीं है या इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज सेम क्वांटिटी के हैं। दैट इज़ इकोनॉमी कैन नेवर ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड पीपीएफ। इकोनॉमी आउटसाइड पीपीएफ ऑपरेट नहीं कर सकती। स्लोप ऑफ पीपीएफ, द स्लोप ऑफ पीपीएफ इज़ एमआरटी। पीपीएफ की स्लोप it is nothing other than marginal rate of transformation. Since slope of PPF increases as we move downwards along the curve. Students, one thing I want to clear कि आप slope से क्या समझते हो? I think you must say slope is perpendicular upon base. So I will make you show the figure now. सो स्टूडेंट सी, आपने कहा स्लोप इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अब मैं आपको शो करूँगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है आपकी स्लोप, अभी मैं एमआरटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी कह रहा हूँ कि जो आपकी स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो अभी हम चेक करते हैं और उसके बाद प्रूव करेंगे कि वो एमआरटी के इक्वल आती है या नहीं। तो सी, अब मैंने ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन पे देखा कि 21 यूनिट्स ऑफ गन्स थी एंड देन 21 से ड्रॉप हो गई 20 यहाँ। सो 1 यूनिट ऑफ गन सैक्रिफाइस करी और कितना गेन हुआ? 1 यूनिट ऑफ बटर। तो क्या आई स्लोप? 1 अपॉन में 1। देन 20 से 18 पे चली गई, लाइक 2 यूनिट्स ऑफ गन सैक्रिफाइस हुई और कितनी गेन हुई? 1 यूनिट से फिर गेन हो गई। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, लेट मी टेक सम डिफरेंट कलर। तो आप यहाँ पे देखो 2 यूनिट्स ऑफ बटर, सॉरी 2 यूनिट्स ऑफ गन सैक्रिफाइस हुई, देन 1 यूनिट ऑफ बटर फिर गेन हुई। तो 2 यूनिट्स ऑफ गन सैक्रिफाइस अपॉन 1 यूनिट ऑफ बटर, क्योंकि हम स्लोप क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2 परपेंडिकुलर पे था एंड देन 1 यूनिट बेस पे था, तो मैंने ले लिया 2 अपॉन 1, 2 आया मेरा यहाँ पे स्लोप। देन मैं अब चलता हूँ थर्ड पे। यहाँ पे देखो 18 से 15 3 यूनिट्स का सैक्रिफाइस हुआ, यानी कि 3 परपेंडिकुलर आया मेरा। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ बटर आया 3 यूनिट्स सैक्रिफाइस करके। सो परपेंडिकुलर इज़ 3, बेस इज़ 1, तो मेरी यहाँ पे आई स्लोप 3। फिर मैंने फर्दर देखा, सो यहाँ पे मैंने सैक्रिफाइस किया 15 से लेके यहाँ पे 11 आ गए, 11 यूनिट्स यहाँ पे हमने सैक्रिफाइस, मतलब 11 यूनिट्स तक आ गए हम प्रोडक्शन पे। तो 15 थे फिर 11 पर आ गए, तो 4 यूनिट्स का सैक्रिफाइस किया मैंने और फिर 1 यूनिट गेन हो गई 3 से 4। सो परपेंडिकुलर इज़ 4, बेस इज़ 1, सो यहाँ पे क्या स्लोप आई 4। फिर मैंने यहाँ देखा 11 से लेके हम डायरेक्ट हमारा प्रोडक्शन कहाँ फॉल करा? 6 पे। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ हमारा? 5 और बेस हमने 4 यूनिट से 5 यूनिट बना दी बट रखी, तो बेस आया 1, सो स्लोप हो गई 5। फिर फर्दर 6 पे था, अब 0 पे आ गया प्रोडक्शन। परपेंडिकुलर क्या हुआ? 6 और 5 से हम 6 पर आ गए बटर में यूनिट्स, तो 6 अपॉन 1 आ गया 6। तो हमारी स्लोप देखो क्या है, पहले 1 थी, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6। सो यू कैन से कि जब आप डाउनवर्ड जा रहे हो, डाउनवर्ड जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं कर्व पे, तो हमारी स्लोप जो है वो इंक्रीज करती जा रही है ना। स्लोप ऑफ पीपीएफ अभी तो मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस से लिया है, इंक्रीज करती जा रही है स्लोप। अब मैं एमआरटी देखता हूँ, एमआरटी में क्या होगा? 21 से जब हम 20 में गए तो यूनिट कितनी सैक्रिफाइस करी? 1 और गेन 1, सो 1 अपॉन 1, 1 ही आ गया। फिर जब मैं 20 से 18 पे गया, कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी? 2 यूनिट सैक्रिफाइस करी और गेन कितना हुआ? 1 यूनिट, सो 2 ही आया। फिर मैंने 18 से 15 पे गया तो 3 यूनिट सैक्रिफाइस करी
और यहाँ पे 1 यूनिट ऑफ बटर गेन किया तो कितना आया 3। फिर जब मैं 15 से 11 पे गया तो 4 यूनिट सैक्रिफाइस करी और 1 यूनिट ऑफ बटर गेन किया। MRT क्या आया 4। अभी मैं MRT निकाल रहा हूँ। और फिर 11 यूनिट से 6 यूनिट पे गया तो कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी 5। और फिर 4 से जब मैं 5 पे गया तो 1 यूनिट। सो 5/1 5, तो ये स्लोप भी आ गई 5। फिर जब मैं 6 जब मैं 6 यूनिट का प्रोडक्शन जब 0 यूनिट पे चला गया तो कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी 6। और बटर की यूनिट कितनी गेन हुई 6, सॉरी 1। सो 6/1 इज इक्वल टू 6, तो स्लोप भी आ गई 6। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि PPF की स्लोप को तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहोगे, ये तो सिर्फ एक बहाना है। आंसर तो ये है MRT, क्योंकि जैसे जैसे स्लोप जो है वो इंक्रीज करती जा रही है 1 2 3 4 5 6 इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे तुम मूव डाउनवर्ड कर रहे हो। जब तुम धीरे धीरे कर्व के साथ नीचे जा रहे हो तो इंक्रीज हो रही है स्लोप, और MRT भी इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे तुम नीचे जा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, स्लोप इज इक्वल टू MRT। स्लोप ऑफ PPF इज इक्वल टू MRT। सो आई होप आपको ये स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कैन PPF भी स्ट्रेट लाइन। अभी हमने पढ़ा कि PPF जो है वो कॉन्केव शेप्ड होता है, तो क्या PPF स्ट्रेट लाइन हो सकती है? PPF कैन बी अ स्ट्रेट लाइन इफ़ वी एज्यूम दैट MRT इज़ कॉन्स्टेंट। MRT अगर कांस्टेंट होगा तो हमारा जो PPF है ना वो स्ट्रेट लाइन हो सकती है। मतलब सेम अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब जैसे कि अभी हमारी स्लोप क्या आ रही है 1 2 3 4, क्योंकि हम धीरे धीरे ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसलिए हमारी स्लोप ज़्यादा आ रही है, हमारी MRT ज़्यादा आ रही है। लेकिन जब हम एक यूनिट ही सैक्रिफाइस करेंगे 1 1 1 ऐसे एक एक यूनिट ही सैक्रिफाइस करेंगे तो हमारा MRT जो है वो कांस्टेंट आएगा। MRT हमारी स्लोप आएगी 1, MRT हमारा कांस्टेंट आएगा। और जब MRT कांस्टेंट आएगा मतलब हम सेम एक ही यूनिट को सैक्रिफाइस करे जा रहे हैं हर बारी, तो तब PPF की जो PPF का कर्व है वो स्ट्रेट लाइन दिखाएगा ऐसे। क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप है, ये देखो स्लोप जो आएगी वो सेम आएगी हमेशा, कितनी भी यूनिट सैक्रिफाइस कर लो या कितनी भी यूनिट गेन कर लो, वो PPF की जो स्लोप है वो हमेशा सेम आएगी। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो। कैन PPF भी कन्वेक्स टू द ओरिजिन। चलो स्ट्रेट लाइन भी हो गया, कॉन्केव भी हो गया कि MRT इंक्रीज करेगा तो कॉन्केव और कांस्टेंट रहेगा तो स्ट्रेट लाइन। पर क्या कन्वेक्स भी हो सकता है? PPF कैन बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन इफ़ MRT इज़ डिक्रीजिंग। MRT जब डिक्रीज करेगा मतलब तुम्हें कम से कम यूनिट सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। जब तुम कम यूनिट सैक्रिफाइस करोगे टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी, तब तुम्हारा जो MRT है वो कम हो जाएगा और जो PPF है वो कन्वेक्स हो जाएगा। मतलब जैसे कि अभी आप लोग ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे थे 1, फिर 2 यूनिट सैक्रिफाइस कर दी, फिर 3 यूनिट, ऐसे जब आप 5 यूनिट पहले सैक्रिफाइस कर रहे थे अब 4 यूनिट करोगे, फिर 3 यूनिट करोगे, फिर 2 यूनिट, ऐसे अगर ये उल्टा सीक्वेंस चलने लग गया ना तो आपका जो MRT है वो कम आने लगेगा, और MRT कम आने लगेगा तो स्लोप कम हो जाएगी और फिर PPF जो है वो हो जाएगा कन्वेक्स। इसके क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल्स में इसके क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि अगर MRT कम होएगा मतलब आप कम से कम यूनिट सैक्रिफाइस करोगे तो आपका PPF जो है वो आएगा कन्वेक्स, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट सैक्रिफाइस करोगे तो स्लोप MRT बढ़ जाएगी कॉन्केव, और अगर सेम यूनिट ही सैक्रिफाइस करते रहोगे तो MRT कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन। वैसे जो कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है वो इतना रियल सिचुएशन में नहीं होता है, क्योंकि MRT कभी कांस्टेंट या डिक्रीजिंग होता ही नहीं है, ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है। बट ऐसा भी नहीं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आएगा, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ, रियल प्रैक्टिस में ऐसे PPF कभी क्या कहते हैं कॉन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो कॉन्केव ही होता है, क्योंकि हमेशा MRT जो है वो इंक्रीजिंग ही होता है। ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट के लिए दे रखा है जो आपको करना है डेफिनेटली। Change in PPF, last part of this chapter. Change in PPF are of two types. हम PPF में जो चेंजेस कर सकते हैं वो सिर्फ दो तरह के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज शिफ्ट इन PPF. PPF will shift when there is change in productive capacity with respect to both the goods. जब दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज होता है तो PPF शिफ्ट होता है।
अब प्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज मतलब या तो तुम्हारे रिसोर्सेज में कुछ चेंज होगा, या तो रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे, या टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा, या तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा या टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन होगा। ये डिग्रेडेशन और ये एडवांसमेंट। तो जब ये दोनों गुड्स के बिहाफ पे होगा ना कि दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में ही रिसोर्सेज बढ़े हैं, दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, या दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी दोनों ही कम हो गए हैं, तो ये डिपेंड करता है। पर शिफ्ट तभी होगा जब बोथ द गुड्स होगा। अब बात करते हैं रोटेशन की। PPF will rotate when there is change in productive capacity with respect to only one good। जब सिर्फ एक गुड की रिस्पेक्ट में प्रोडक्टिव कैपेसिटी चेंज होगी, मतलब या तो रिसोर्सेज बढ़ेंगे या टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, या रिसोर्सेज कम होंगे या टेक्नोलॉजी कम होगी। दोनों में से कोई भी एक रीज़न, ज़रूरी नहीं कि चारों एक साथ ही होंगे, रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी बढ़ेंगे कम होंगे, चारों एक साथ नहीं होंगे, कोई भी एक, दोनों में से। तो जब कोई भी प्रोडक्टिव कैपेसिटी या तो रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन गुड, सिर्फ एक गुड के प्रोडक्शन में ही चेंज आता है, तो उसमें रोटेशन होता है। जबकि अगर दोनों गुड के प्रोडक्शन में ही चेंज आता है तो वो शिफ्ट होता है। शिफ्ट इन PPF, राइटवर्ड शिफ्ट। अब शिफ्ट भी दो तरह की होती है, एक तो राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। सो व्हेन देयर इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, ये देखो फिर आया बोथ द गुड्स, सो PPF विल शिफ्ट टू द राइट। तो जब अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, अपग्रेड हो जाएगी, या रिसोर्सेज की जो तुम्हारे लिमिटेड रिसोर्सेज थे वो भी थोड़े बढ़ जाएंगे, राइज कर जाएंगे, बोथ द गुड्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स, यानी कि दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में ही या तो तुम्हारी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी या तुम्हारे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो PPF जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, राइट डायरेक्शन की तरह शिफ्ट हो जाएगा। मतलब देखो ऐसे, ये तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट का डायग्राम है, राइटवर्ड शिफ्ट का डायग्राम ये है। अब देखो बटर हमने क्या एक्स एक्सेस पे ले लिया है और गन्स हमने वाई एक्सेस पे ले लिया है। PPF जो है हमारा ये रहा PP, और फिर जब हमारे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी बढ़ गए हैं तो अब हमारा PPF जो है वो ऊपर चला गया, क्योंकि अब अगर रिसोर्सेज बढ़े हैं तो जो रिसोर्सेज बढ़े हैं उन्हें भी अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे, फुल्ली और एफिशिएंटली तरीके से, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़े हायर PPF पे ऑपरेट करेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट की अब बात करते हैं। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन PPF विल शिफ्ट टूवर्ड्स लेफ्ट। PPF लेफ्ट भी शिफ्ट करेगा, लेकिन तब जब टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो गया, तो टेक्नोलॉजी कम हो जाएगी या तुम्हारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू बोथ द गुड्स। दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में तुम्हारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दोनों कम हो जाएंगे। अब रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कम कैसे हो सकते हैं? जैसे कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज इन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आया और आपकी पूरी बिल्डिंग गिर गई, आपका पूरा रिसोर्स का सत्यानाश हो गया, तो ये क्या होता है? रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन होता है। अब जब रिसोर्सेज का डिस्ट्रक्शन होगा तो आपका PPF जो पहले यहाँ PP पे लाई कर रहा था, अब वो आपका PPF कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास रिसोर्सेज इतने हैं नहीं, तो आपका जो इकोनॉमी है वो थोड़ा लोअर लेवल पे ऑपरेट करेगी, क्योंकि आपके रिसोर्सेज अब ख़त्म हो चुके हैं। रोटेशन फॉर द कमोडिटी ऑन द एक्स एक्सिस। अब हम रोटेशन की बात करते हैं कि PPF में रोटेशन कैसे होती है। ऐसी ही होती है, बट एक गुड के हिसाब से होगी। वो एक गुड के प्रोडक्शन में क्या रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में फ़र्क आ रहा है। Like when there is a technological improvement or an increase in resources for production of the commodity on x-axis butter, like अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट होती है या हमारे रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं, तो बटर बनाने के लिए हमारे रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी बढ़ जाते हैं, तो PPF विल रोटेट फ्रॉम AB टू AC। ये जैसे कि ये है डायग्राम, ये वाला, तो इसमें आप देखोगे कि जब बटर का जो प्रोडक्शन है, सॉरी नॉट दिस डायग्राम, ये वाला डायग्राम देखो, माय मिस्टेक, राइट वाला डायग्राम ये। तो जब आप इसमें देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे बटर हमने एक्स एक्सिस पे दे रखा है और गन्स जो दे रखी है वो दे रखी है वाई एक्सिस पे। तो जब हमारा बटर के प्रोडक्शन के लिए जो हम बटर जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी में इंक्रीज़ होगा, तो हम PPF को राइटवर्ड रोटेट कर देंगे, क्योंकि बटर पहले B पे ऑपरेट कर रहा था लेकिन अब C पे ऑपरेट करेगा, क्योंकि उसके पास अब ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। और उसी तरह अगर यहाँ पे डिग्रेडेशन होता, या तो बटर बनाने के लिए जो प्रोडक्शन में रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी कम हो जाते,
तो रोटेशन होती ए बी टू ए डी, ए बी की बजाय ए डी, क्योंकि अब जो पहले इकॉनमी बी पे ऑपरेट कर रही थी फॉर द बटर, अब वो डी पे ऑपरेट करेगी क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी कम हो गई है, तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं हार्म तो करेगा ही। तो ये था राइटवर्ड रोटेशन का एग्जांपल। या आप कहो कि एक्स एक्सिस पे जब आपको रोटेशन चाहिए तब कैसे रोटेट करेंगे, पर अब वाई एक्सिस पे जो कमोडिटी दे रखे है उसका रोटेशन कैसे होएगा वो देखते हैं। A technological improvement or an increase in resources for the production of commodity on y-axis guns, PPF will rotate from AB to CB। तो जब आप गन्स बना रहे हो और गन्स के प्रोडक्शन में जो यूज़ आने वाले रिसोर्सेज हैं और टेक्नोलॉजी हैं, जब उनमें अपग्रेडेशन होता है वो बढ़ जाते हैं, तो आपका जो PPF है वो राइटवर्ड रोटेट करेगा, क्योंकि जो पहले इकॉनमी ए यूनिट ऑफ गन्स पे ऑपरेट कर रही थी अब वो सी पे बढ़ के ऊपर जाके सी पे ऑपरेट करेगी, क्योंकि उसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, तो उसका प्रोडक्शन और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, इसलिए वो थोड़ा ऊपर रोटेट हो जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पे डिग्रेडेशन हो, या तो टेक्नोलॉजिकल डिग्रेडेशन या रिसोर्सेज ही कम हो जाए, तो रोटेट करेगा ए बी टू डी बी। अब प्रोडक्शन के टाइम अब रिसोर्सेज नहीं है तो प्रोडक्शन हार्म तो करेगा ही, तो ए की जगह फिर वो डी पे ऑपरेट करेगा, तो रोटेट हो जाएगा फ्रॉम ए बी टू डी बी, लेफ्टवर्ड रोटेशन। तो आई होप आपको क्लियर है शिफ्ट और रोटेशन दोनों। तो ऐसे ही शिफ्ट होता है, लेकिन शिफ्ट बोथ द गुड्स के लिए होता है और रोटेशन फॉर द वन गुड ओनली। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट, एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। If you liked my lecture, please like, comment, share and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.